स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यानी कि साउथ अमेरिका। अभी तक हमने यानी कौन कौन से महाद्वीप पढ़े थे। इससे पहले यानी हमने पढ़ा था एशिया महाद्वीप पढ़ा था, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था, फिर उसके बाद हम कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ये विश्व में चौथे नंबर का महाद्वीप है। और अगर बड़े से क्रम शुरुआत करते हैं तो जिस प्रकार हमने एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो यानी अब हम कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों में जो देखें, सबसे पहले यहाँ के देख लेते हैं प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे प्रमुख श्रृंखला देखें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला का अगर हम विस्तार की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार लगभग अफ्रीका यानी कि दक्षिण अमेरिका में उत्तर से लेकर और अर्जेंटीना, चिली में लगभग दक्षिण तक इसका विस्तार है। तो इसकी अगर बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगर पर्वत श्रृंखलाओं में बात करें कौन सी विश्व, पूरे समस्त विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी बात करें इसका ऊंचा पॉइंट, यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला का प्रश्न पूछ लिया जाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांगुआ। एकांगुआ यानी कि एकांगुआ पर्वत चोटी यानी कि इस एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचा पॉइंट जो है तो एकांगुआ है। जिस प्रकार यानी कि एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रकार एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार जैसे अफ्रीका महाद्वीप की हमने सबसे ऊंची चोटी बताई थी आपको कौन सी है, तो जो माउंट किलिमंजारो बताई थी। इसी प्रकार से हमने यानी कि उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिले है सबसे ऊंची चोटी। इसी प्रकार एंडीज पर्वत श्रृंखला यानी कहने में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है एकांगुआ। एकांगुआ जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब इसकी बात करें यानी कि इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार जो आता है नंबर 3 पर, यानी कि उत्तर में यानी कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर से लेकर, दक्षिण अमेरिका उत्तर में यानी कि यहाँ से लेकर, इसमें आ जाता है आपका कौन कौन से देश आ जाएंगे, यानी कि लगाकर कोलंबिया से लेकर और नीचे कहाँ तक, चिली और अर्जेंटीना तक। चिली और अर्जेंटीना यानी कि उत्तर में कोलंबिया से लेकर दक्षिण में अर्जेंटीना और चिली तक इसका विस्तार है। अब बात करें दक्षिण अमेरिका में, यानी कौन कौन सी दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप से 2 रेखाएं होकर गुजरी थी। कौन कौन सी हमने बताई थी आपको एशिया महाद्वीप से होकर जो गुजरी थी, यानी कर्क रेखा और विषुवत रेखा। उसके बाद हमने आपको दक्षिण अमेरिका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप बताया था। अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं होकर गुजर रही थी। इसी प्रकार यानी कि उत्तरी अमेरिका से जो है सिर्फ 1 रेखा होकर गुजर रही थी। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका से कितनी रेखाएं होकर गुजरती हैं,
दक्षिण अमेरिका की प्रमुख रेखाएं। तो दक्षिण अमेरिका में प्रमुख रेखाओं में नंबर 1 बात करें कौन सी होकर गुजर रही है? विषुवत रेखा। नंबर 2 होकर गुजर रही है मकर रेखा। और विषुवत रेखा, तो प्रश्न इसमें पूछा जाता है कौन कौन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी होकर रेखाएं गुजर रही हैं। तो एक गुजर रही है विषुवत रेखा, दूसरी गुजर रही है मकर रेखा। क्योंकि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी स्थिति समस्त पृथ्वी के इस पटल पर देख रहे हैं तो दक्षिण में है, और यानी कि इसके ऊपर कौन सी आ जाती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। इसलिए कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं? विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब बात करें, प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा पर कौन कौन से देशों की स्थिति आती है। यानी कहने का मतलब ये है विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें इनमें कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा यानी गुजरती है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, और वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें सभी में ये प्रश्न बहुत यानी कि बहुत महत्व से पूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा, और आगे भविष्य में भी इससे पूछे जाने की संभावना काफ़ी बनी रहती है। अगर हम विषुवत रेखा की बात करें किस किस देश से होकर गुजरती है, तो ये जो विषुवत रेखा होकर गुजरती है 3 देशों से होकर दक्षिण अमेरिका में गुजरती है। अब वो 3 देश कौन कौन से हम उनको देखकर आपको बताते हैं। दक्षिण अमेरिका में उन तीनों देशों की स्थिति हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विषुवत रेखा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। यानी कि इक्वाडोर ये है, उसके बाद आता है कोलंबिया आता है, उसके बाद आता है यानी कि ब्राज़ील। यानी कि 3 देश ऐसे हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। जब हमने पहले आपको बताया इक्वाडोर, नंबर 2 पर है यानी कि कोलंबिया, और नंबर 3 पर है ब्राज़ील। यानी कि 3 देश ऐसे हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। कहने का मतलब ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऐसे कितने देश हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा निकलती है। तो वो कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इससे अगले प्रश्न पर अगर हम चलते हैं तो इसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि मकर रेखा से होकर यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो मकर रेखा होकर गुजर रही है उससे कितने देश पड़ते हैं, यानी कि मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमने आपको बता दी विषुवत रेखा पर 3 पड़ते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसी प्रकार यानी कि हम मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा पर कितने पड़ते हैं कि विषुवत रेखा से जिस प्रकार हमने बताया विषुवत रेखा पर 3 देश पड़ते हैं, कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अब इसी प्रकार से देखते हैं कि मकर रेखा यानी कि दक्षिण अमेरिका में कितने देशों से होकर गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा होकर गुजरती है 4 देशों से। अब इनके नाम कौन कौन से हैं? वे 4 देश कौन कौन से हैं जिनसे होकर मकर रेखा गुजर रही है? तो इसमें सबसे पहले नाम आता है यानी चिली, नंबर 2 आता है अर्जेंटीना। अच्छा, पहले इनकी स्थिति बता देते हैं हम कहाँ पर पड़ेंगे ये चारों देश। पहले इनकी स्थिति में अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले आता है चिली, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना, फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका पराग्वे, उसके पास आ जाता है ब्राज़ील। ये देखो मकर रेखा 23.5 डिग्री यहाँ से होकर गुजरी है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। यानी कि 4 देशों से होकर गुजर रही, जिसको हमने आपको बताया कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और चौथा कौन सा बताया हमने आपको? ब्राज़ील। ये 4 देश ऐसे हैं जिनसे होकर यानी कि मकर रेखा गुजरती है। जिस प्रकार हमने विषुवत रेखा बताया उसी प्रकार से मकर रेखा बताया। यहाँ से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 ही रेखा होकर गुजरती हैं। कौन सी रेखा? एक
प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो कौन सी आप बता देंगे, कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। दो रेखाएं कौन कौन सी गुजरती हैं, विषुवत रेखा, मकर रेखा। विषुवत रेखा पर कितने देशों की स्थिति आती है, 3 देशों की आती है। मकर रेखा पर कितने देशों से होकर गुजरती है, 4 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा पर चारों देशों के नाम क्या हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन से प्रश्न और पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये यहाँ के थे, यानी कि विषुवत रेखा और मकर रेखा पर देशों की अवस्थिति। अगर हम बात करें यहाँ के कौन कौन से स्थलरूप देश हैं, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थलरूप देशों की संख्या कितनी है और कौन कौन से स्थलरूप देश हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थलरूप देश, पहले हम आपको बता देते हैं स्थलरूप देश होते क्या है। स्थलरूप देशों का मतलब होता है यानी कि जिनकी सीमा समुद्र से न मिलती हो। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने ऐसे देश हैं जिनकी सीमा यानी कि समुद्र से टच नहीं करती है। तो स्थलरूप अगर देशों की बात करें दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश हैं। उन 2 देशों में सबसे पहले नाम आता है बोलिविया, दूसरा आता है पराग्वे। यानी कि 2 देश हैं, कौन कौन से, बोलिविया और पराग्वे। और ये कौन है, स्थलरूप देश है, कहाँ के, दक्षिण अमेरिका के। अभी यही प्रश्न जो है अभी लास्ट ईयर 2022 का यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछ लिया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सा ऐसा देश है जो स्थलरूप देश है। तो उसमें कौन सा पूछ लिया था, एक पूछ लिया था बोलिविया। तो बोलिविया के बारे में पूछ लिया था। और ये जो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कम से कम यानी कि कम से कम 10-15 से बार से ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा जाता है सभी स्टेट पीसीएस एग्जामों की बात करें। और यूपी पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, यानी कि वनडे एग्जाम में यूपी पीसीएस के यानी कि सिविल सर्विस के एग्जामों में भी और वनडे एग्जामों में, जिसमें कि आरओ, लेखपाल, वीडियो वगैरह में इनमें काफ़ी प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। तो हमने दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से लैंडलॉक कंट्री बताए, एक बोलिविया है और दूसरा पराग्वे। और इनको सीमा भी देख लेते हैं हम, कहाँ पर इनकी बोलिविया पराग्वे की इनकी स्थिति आती है। तो बोलिविया पराग्वे देखो ये स्थिति है बोलिविया की। बोलिविया के चारों तरफ कौन सा आ रहा है, ब्राज़ील आ जा रहा है, इधर से कौन आ जा रहा है, पेरू आ जा रहा है, इस तरफ से कौन आ जा रहा है, चिली आ जा रहा है, इधर से अर्जेंटीना जा रहा है, इधर से पराग्वे जा रहा है। तो बोलिविया की सीमा यानी कि किसी से भी समुद्र से नहीं टच होती है। उसके बाद आती है, हमने कौन सा बताया आपको, पराग्वे। तो पराग्वे की देख लेते हैं। पराग्वे में एक साइड से कौन आ जा रहा है, ब्राज़ील आ जा रहा है, दक्षिण से बोलिविया आ जा रहा है और पश्चिम से कौन सा आ जा रहा है, अर्जेंटीना आ जा रहा है। तो यानी 3 देशों की इससे सीमा मिलती है और तीनों देशों से ये घिरा हुआ है। इसकी बात हमने बता दी, स्थलरूप देश हो गए। और ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्थलरूप लैंडलॉक कंट्री भी इन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम बात करते हैं। अब हमने आपको बता दिया यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, उसके बाद कौन कौन सी यहाँ से रेखाएं गुजरती हैं, जो रेखाएं गुजरती हैं उन पर कौन कौन से देशों की स्थिति आती है। उसके बाद हमने बता दिया आपको स्थलरूप देश। अब यहाँ की हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे यानी प्रमुख डेजर्ट की, यानी कि अब बात करते हैं हम यहाँ के रेगिस्तान की। अगर रेगिस्तान की बात करें यानी दक्षिण अमेरिका में रेगिस्तान या मरुस्थल, ये बात करें तो दक्षिण अमेरिका मरुस्थल या रेगिस्तान की बात करें तो सबसे प्रमुख मरुस्थल जो आता है आटाकामा मरुस्थल आता है। उसका नाम है क्या, आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये प्रश्न पूछ जाता है आटाकामा मरुस्थल, यानी कि आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किस देश में आता है। तो इसकी स्थिति की बात करें तो ये आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल जो आता है यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला के यानी कि आगे चलकर यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला के यानी कि दक्षिण में कौन से यानी कि मरुस्थल का विस्तार आता है, यानी कि आटाकामा मरुस्थल का। अब देश की बात करें कि किस देश में आता है तो अर्जेंटीना और चिली,
चिली और अर्जेंटीना में आटाकामा का यानी कि मरुस्थल का यानी कि इसका विस्तार आता है। इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये चिली है और यहीं पर चिली में क्या आता है, आटाकामा मरुस्थल। कुछ इसका पार्ट थोड़ा थोड़ा अर्जेंटीना से भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इसका विस्तार जो आता है किस में आता है, आपका चिली में आता है। और इस मरुस्थल की एक विशेषता है, विश्व में सबसे सूखा मरुस्थल, यानी प्रश्न पूछा था विश्व में सबसे सूखा स्थान किस मरुस्थल में स्थित है। तो इसी आटाकामा मरुस्थल में एक स्थान का नाम है अरिक्का। तो अरिक्का नामक शुष्क स्थान विश्व का सबसे सूखा स्थान जो आता है आटाकामा मरुस्थल में आता है। और ये पूछ लिया जाता है प्रश्न कहाँ पर स्थित है, ये चिली में स्थित है। और किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो हमने आपको बताया यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे प्रमुख मरुस्थल कौन सा है, आटाकामा है। उसमें विश्व का सबसे सूखा स्थान कौन सा है, अरिक्का है। अरिक्का का हमने स्थिति बता दी, किस देश में आती है, तो हमने आपको बता देंगे चिली में। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हुए यानी कि एक और पूछ लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा सबसे प्रमुख पठार कौन सा है, तो पेंटागोनिया का पठार। तो सबसे प्रमुख अगर यहाँ की मरुस्थल ये हो गया, और बात कर ले पठार कौन सा है, तो यानी कि एक पठार से प्रश्न पूछ लिया जाता है, यानी पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, यानी कि पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है या किस महाद्वीप में स्थित है। तो पेंटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न पूछ जाता है पेंटागोनिया का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है, कि किस देश में, यानी दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसके किस देश में स्थित है। तो देश की अगर बात करें तो ये अर्जेंटीना में आता है, इसकी स्थिति अर्जेंटीना में आती है। तो इसको हम देख लेते हैं, पेंटागोनिया यही पार्ट है, पेंटागोनिया का जो पठार आता है यही स्थान है, यानी कि अर्जेंटीना वाले पार्ट में पेंटागोनिया का पठार। तो ये यहाँ का प्रमुख पठार है। जिस प्रकार हमने ये पठार बताए थे सबसे प्रमुख, ज़्यादातर इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, पठारों में प्रश्न पूछा जाता है तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार और विश्व का सबसे बड़ा पठार, वो दोनों की स्थिति हमने आपको बताई थी। वो कहाँ पर बता दी थी हमने, एशिया महाद्वीप को जब हम कर रहे थे तो एशिया महाद्वीप में दोनों यानी कि वो यहाँ पर आ गए थे, तिब्बत का पठार और दूसरा हमने बताया था यहाँ पर तिब्बत का पठार और पामीर का पठार। तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और तिब्बत का पठार हमने बताया था विश्व का सबसे बड़ा पार्ट है। अब प्रश्न भी पूछ जाता है तिब्बत के पठार में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो हमने बताया दी कुल्लुन पर्वतमाला। तो कुल्लुन श्यान पर्वत श्रृंखला किसमें है, तिब्बत के पठार में ही स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हमने बताया था, यानी कि वो हमने बताया था पामीर का पठार। तो ये हमने इसलिए बता दिया, कभी कभी दक्षिण अमेरिका में पूछ लेता है दक्षिण अमेरिका प्रमुख पठार कौन सा है, तो पेंटागोनिया का पठार है और ये किस में आता है, अर्जेंटीना में आता है। अब हम इससे आगे की तरफ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से और बनते हैं। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झील कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झील, तो प्रमुख झीलों में अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक ही प्रमुख झील है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और काफ़ी बार उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उस झील का नाम क्या है और उसकी स्थिति कहाँ पर है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो उसकी स्थिति की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक झील है लेक टीटीकाका। तो टीटीकाका को क्या कहते हैं, टीटीकाका को हम नौ परिवहन की झील भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर नौ परिवहन की झील है। ये किस लिए फेमस है, यानी कि इसको हनीमून भी बोलते हैं, हनीमून के लिए झील भी बोलते हैं। हनीमून के लिए कौन से विश्व में प्रसिद्ध झील है, तो लेक टीटीकाका ही है। इससे आगे प्रश्न पूछा जाता है लेक टीटीकाका की स्थिति की अगर हम बात करें तो लेक टीटीकाका की स्थिति हम दिखा देते हैं, यानी कि लेक टीटीकाका यानी कहाँ पर है, तो लेक टीटीकाका की बात करेंगे यानी पेरू और बोलिविया की यहाँ पर बॉर्डर पर, इस वाले मैप में नहीं दे रखी है इसकी, थी पेरू और बोलिविया की सीमा पर ये लेक टीटीकाका पड़ती है। इसका नाम पूछ लिया था विश्व में सबसे ऊंचाई पर नौ परिवहन की झील कौन सी है, तो आप बता देंगे लेक टीटीकाका। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौ परिवहन की झील, नौ परिवहन की झील
लेक टिटिकाका विश्व में सबसे ऊंचाई पर नौ परिवहन की झील या हनीमून की झील, कौन सी झील को बोला जाता है जहाँ पर हनीमून बनाते हैं? तो टिटिकाका। तो ये विश्व में इसी के लिए फेमस है, नौ परिवहन की झील के लिए और हनीमून की झील के लिए सबसे ऊंचाई पर। ठीक है, अब बात करते हैं यानी कि इसकी सीमा कहाँ पर यानी कहाँ पर स्थिति है। तो हमने बताया पेरू और बोलिविया की सीमा पर इसकी अवस्थिति आती है। अब उससे आगे हम प्रश्न पर आगे बढ़ते हुए चलें। अब चलते हैं बात यहाँ की दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी, यानी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी। तो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में सबसे प्रमुख नदी आती अमेजन। अमेजन यानी कि अमेजन नदी की अगर बात करें, विश्व में अगर अफवाहों की दृष्टि से देखें, अफवाह की दृष्टि से देखें तो विश्व में सबसे बड़ी नदी जो आती है अमेजन नदी आती है। विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन आती है। और अमेजन का जो विस्तार है, प्रश्न पूछ लिया जाता है अमेजन का विस्तार कहाँ पे आता है, तो सबसे ज़्यादा तो विस्तार आता है अमेजन का ब्राज़ील में आता है। ब्राज़ील, और ब्राज़ील क्यों फेमस है? ब्राज़ील यानी 3-4 चीज़ों के लिए फेमस है। यानी कि आप जानते हो ब्राज़ील के एक तो सबसे पहले प्रमुख वनस्पति के लिए, दूसरा यानी कि फेमस है यानी कि अमेजन नदी के लिए, तीसरा फेमस है यानी घने जंगलों के लिए। यानी कि विश्व के सबसे ज़्यादा घने जंगलों की अगर बात करें, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी वगैरह है सबसे ज़्यादा है विश्व में, तो कौन सा देश आता है? वो ब्राज़ील ही आता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश की भी अगर बात करें तो कौन सा देश आता है? वो ब्राज़ील ही आता है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें, सबसे प्रमुख देश कौन सा आता है, सबसे पावरफुल कौन सा आता है, तब भी ब्राज़ील की ही बात करेंगे, यानी कि ब्राज़ील में। अब दक्षिण अमेरिका प्रश्न पूछ लिया जाता है अमेजन नदी, यानी कि अमेजन नदी का विस्तार कहाँ पे? तो हमने बताया ब्राज़ील में है। और इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है अमेजन नदी लास्ट में जाकर अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती है? तो अपना अमेजन नदी जो अपना लास्ट में जल जो जाकर विसर्जित करती है, कहाँ पर कर रही है? अटलांटिक सागर में कर रही है। प्रश्न पूछ लिया जाता है, बार बार प्रश्न पूछ जाता है अमेजन नदी अपना जल कहाँ पर जाकर विसर्जित करती है? तो हमने बताया आपको कहाँ पर कर रही है? अटलांटिक महासागर में करती है। और इसको हम एक बार इसकी स्थिति हम आपको दिखा देते हैं। अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी, तो अमेजन नदी की अगर हम बात करें, ये अमेजन नदी ये जा रही है। अमेजन नदी यहाँ पर जाकर अपना जल विसर्जित करती है। अगर इस प्रश्न और पूछ जाता है अमेजन नदी की यानी कि प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी? तो मदिरा, जो मदिरा नदी है अमेजन की प्रमुख एक सहायक नदी आती है। उसके बाद यानी कि दक्षिण अमेरिका की और प्रमुख नदियों की बात करें तो एक नदी है, कौन सी है? पराना है, कारो है, ओरोनिको है। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों में अगर बात करें तो सबसे प्रमुख नदी हमने बताई आपको अमेजन है ब्राज़ील में। उसके अतिरिक्त हम बात करूँ, कैरो है, ओरोनिको है, ओरोनिका है, पराना है, ये अन्य प्रमुख यहाँ की नदियों है। ओरोनिको की सहायक नदी है कैरो। इसी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ लिया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से उसमें है? तो यानी कि ओरोनिको की सहायक नदी कैरो पर है, जिसका नाम है यानी कि यहाँ का एंजिल जलप्रपात। एंजिल जल प्रपात यानी विश्व का सबसे बड़ा, यानी विश्व का सबसे ऊंचा यानी सबसे बड़ा कौन सा जलप्रपात है? कैरो नदी यानी ओरोनिको की सहायक नदी कौन सी? कैरो एंजिल जलप्रपात। अगर इसकी स्थिति की बात करें किस देश में ये आता है तो इसकी बात बता देंगे हम, कहाँ आता है? वेनेजुएला। इसको हम बता देते हैं वेनेजुएला। इसकी स्थिति आएगी यहाँ पर, जहाँ पर गयाना उच्च भूमियाँ हैं, तो यहाँ पे जाकर इसका विस्तार आता है यानी कैरो और ओरोनिको का। उसके बाद बात करते हैं पराना का। तो पराना जो आती है, पराना ये यहाँ पर नदी आती है, यानी कि ये आता है उराग्वे, ब्राज़ील, वो पराग्वे वगैरह जो क्षेत्र आता है, इसका विस्तार यहाँ पर आता है। तो हमने यहाँ की प्रमुख नदियों में देखी, सबसे बड़ी नदी कौन सी बताई? ब्राज़ील बताई। ब्राज़ील में स्थित कौन सी बताई हमने? यानी कि अमेजन नदी बताई। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह की दृष्टि से बात करें, अफवाह की दृष्टि से,
तो अमेजन ही विश्व की सबसे बड़ी अफवाह की दृष्टि से नदी है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, और उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो अमेजन आती है। और प्रश्न पूछा जाता है विश्व में तीसरे नंबर की कौन सी आती है, तो मिसिसिपी आती है। इसी प्रकार यानी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अमेजन नदी यानी कि अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती है, तो हमने आपको बताया अटलांटिक महासागर में करती है। उसके बाद प्रश्न पूछा था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अन्य कौन कौन सी नदी हैं, कैरो है, ओरोनिको है, पराना है। कैरो और ओरोनिको कहाँ पर आती हैं, तो हमने आपको बताया वेनेजुएला में आती हैं। और इसी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, तो उस जलप्रपात का नाम भी पूछा जाता है बार बार विश्व में, यानी कि विश्व में काफ़ी बार प्रश्न यानी कि भारत में यानी कि जो एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी सारी यानी प्रायोगिक परीक्षाएँ होती हैं उसमें पूछा जाता है एंजिल जलप्रपात यानी किस नदी पर है, तो कैरो नदी पर है। और किसकी सहायक नदी है, ओरोनिको की एक सहायक नदी है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा जो कैरो जो ओरोनिको नदियां हैं ये किस देश में है, तो हमने आपको बताया वेनेजुएला में। उसके बाद यानी कि दक्षिण अमेरिका की अन्य और प्रमुख नदी कौन सी आती है, पराना आती है। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो गई हैं। उसके बाद हम करते हैं यहाँ के प्रमुख यानी कि ज्वालामुखी पर्वतों की। तो यहाँ पर विश्व के दो प्रमुख ऐसे ज्वालामुखी पर्वत हैं जो विश्व के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर प्रश्न पूछ जाता है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत, तो उसका नाम है यानी कोटोपैक्सी यानी कोटोपैक्सी विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत की अगर बात करें, और सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं दोनों कोटोपैक्सी। ये प्रश्न पूछा जाता है यानी ज्वालामुखी 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और एक होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो प्रश्न पूछा जाता है कोटोपैक्सी किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है, तो कोटोपैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है कोटोपैक्सी जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है यानी कितना यानी इसकी स्थिति क्या है, तो स्थिति की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी पर्वत कौन सा है जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, तो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत आता है कौन सा, कोटोपैक्सी। प्रश्न पूछा जाएगा ये किस देश में इसकी स्थिति आती है कोटोपैक्सी की, तो ये आता है इक्वाडोर। पिछले एग्जामों में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है। प्रश्न पूछा जाए कोटोपैक्सी किस महाद्वीप में आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कोटोपैक्सी किस देश में आता है, तो इक्वाडोर में आता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है तो कौन, उसका नाम आता है किलायू। तो किलायू जो है विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसका प्रश्न पूछ जाता है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हवाई द्वीप में आएगा। लेकिन ये कहाँ है हवाई द्वीप, ये उत्तरी अमेरिका में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो प्रश्न पूछा जाता है कोटोपैक्सी जो सबसे बड़ा विश्व का ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो इक्वाडोर में। उसके बाद हमने बताया ये तो विश्व का सबसे बड़ा। एक प्रश्न पूछा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन है, सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन है, तो उसका नाम आता है ओडोज डेज सलादो। ओडेज जे सलादो जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा, किस प्रकार का, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। तो सक्रिय ज्वालामुखी हमने बताया पहले कोटोपैक्सी सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा की अगर बात करें तो ये भी किस में आएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही आएगा। अगर इसकी देश की बात करें, जैसे हमने कोटोपैक्सी बता दिया इक्वाडोर में आया था, तो इसके देश की बात करें ओडोर डेज सलादो की, तो ये आएगा अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर यहाँ पर ये आता है कौन सा, ओडोर डेज सलादो। अर्जेंटीना और ये चिली है येलो कलर का, और ये अर्जेंटीना है, तो यहाँ पर इसकी सीमा पर ओडोर डेज सलादो आता है। और कौन सी एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कभी कभी, ओडोर डेज सलादो जो पर्वत श्रृंखला है ओडोर डेज सलादो जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है,
किस पर्वत श्रृंखला में इसका विस्तार आता है। यानी प्रश्न पूछा जाएगा ओडोस डेज सलादो जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये किस पर्वत श्रृंखला में आता है, इसका विस्तार यानी कि इसका क्षेत्रफल किस पर्वत श्रृंखला में आता है। तो इसकी अगर हम बात करें किस पर्वत श्रृंखला में आता है, तो ये आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला हमने इसका सबसे पहले इसका विस्तार बताया था एंडीज पर्वत श्रृंखला का, तो उसी में ही ओडोस डेज सलादो का विस्तार आता है। और किस देश में आता है, तो हमने आपको बताया चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। उसके बाद यानी कि हमने बताया कोटोपैक्सी सबसे बड़ा हो गया, ओडोडेस सबसे ऊंचा हो गया, और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हमने बता दी थी आपको क्या, एकांगुआ है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बता दी कौन सी, एंडीज है, जो यानी कि दक्षिण अमेरिका की ही नहीं समस्त विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जिस प्रकार एक प्रश्न पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको हमने बताया था वो कौन सी है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और अगला पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सी है, यानी कि हमने बताया था आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपको हमने बता दी कौन सी, एकांगुआ है। उसके बाद विश्व के सबसे यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला में दो यानी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं, वो कौन कौन से हैं, एक हमने कोटोपैक्सी बताया, कौन सा एक कोटोपैक्सी कहाँ पर आ गया, इक्वाडोर में आ गया, और दूसरा कौन सा ओडोस डेज सलादो, तो ये कहाँ पर हमने बताया, अर्जेंटीना और चिली में। प्रश्न पूछा जाता है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हमने बताया आपको किलायू है, जो कहाँ पे पड़ता है, हवाई द्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न पूछा जाता है एक और सक्रिय ज्वालामुखी से अगर हम बात करें, तो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, तो इटली का एटेना स्ट्रोम्बली जो है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यानी बढ़ते हैं यहाँ के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दक्षिण अमेरिका में, यानी कि हमने आपको देख ली यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला देख ली, रेगिस्तान देख लिए, झील देख ली, नदियाँ देख ली, यहाँ के यानी पर्वत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत देख लिए। अब अगर हम बात करें तो यहाँ के जो कुछ पार्ट रह गया उसमें यानी कि हमने देख लिया अटाकामा डेजर्ट भी देख लिया चिली में। उसके बाद हमने यहाँ का यानी कि एंजिल जलप्रपात भी देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर बचा है और कुछ यानी कि इसमें और कुछ नहीं आता है प्रश्न, और एक दो प्रश्न आता है, कौन सा आता है यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद हाँ, ब्राज़ील को विश्व में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राज़ील किस चीज़ के लिए फेमस है, तो हमने आपको ब्राज़ील के यानी कि वनस्पति के लिए बताया, सबसे ज़्यादा घने वनों के लिए बताया, यानी कि अमेजन नदी बेसिन के लिए बताया। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राज़ील विश्व में किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो ब्राज़ील में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन है कॉफ़ी का। कॉफ़ी यानी कि ब्राज़ील में कॉफ़ी विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कॉफ़ी का उत्पादन तो कहाँ पर आ गया आपका, ब्राज़ील। एक ब्राज़ील में एक मंडी है, प्रश्न पूछा जाता है कि साओ पोलो नामक कॉफ़ी मंडी कहाँ पर है, तो कहाँ पर आएगी वो साओ पोलो कॉफ़ी मंडी, आपकी ब्राज़ील में, साओ पोलो। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्राज़ील में साओ पोलो नामक मंडी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आप बताना किस चीज़ के लिए, कॉफ़ी के लिए। विश्व में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि एक नामक है कॉफ़ी पोर्ट, जिस प्रकार कॉफ़ी मंडी के लिए क्या फेमस है, साओ पोलो फेमस है, इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछ जाता है विश्व में यानी विश्व का यानी कॉफ़ी पोर्ट किसको कहते हैं, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको हम कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं, तो कॉफ़ी पोर्ट किसको बोलते हैं, सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह जो है इसको हम यानी कि कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। प्रश्न अगला पूछ लिया जाता है कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी मंडी है उसका नाम क्या है, तो आप बता देंगे साओ पोलो है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो ट्रेड की जाती है, व्यापार किया जाता है, किस पोर्ट से किया जाता है, तो उस पोर्ट का नाम क्या है, उस बंदरगाह का नाम क्या है, तो सेंटोस नामक बंदरगाह है। तो ये यानी आपका दक्षिण अमेरिका का लगभग ये कंप्लीट हो चुका है।
यानी कि दक्षिण अमेरिका से यानी कि और प्रश्न पूछे जाते हैं, वनस्पतियों से पूछे जाते हैं, यानी कि और यहाँ के घासों के मैदान की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में कुछ घासों के प्रमुख मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि पंपास घास के मैदान की बात करें तो पंपास घास के मैदान आपको यानी कि आपको आएंगे आपके अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंटीना। उसके बाद बात करें लानोस तो ये आएंगे आपके यानी कि लानोस आएंगे वेनेजुएला। उसके बाद यानी पूछा जाएगा कंपोज आ जाएंगे आपके यानी कि आपको हमने बताया था ब्राज़ील। और पूछ लिया था ग्रान चाको तो ये आ जाते हैं आपके, ये भी आपको ग्रान चाको जो आ जाता है ये भी अर्जेंटीना वाला पार्ट जो आ जाता है यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये यहाँ के प्रमुख ये जो है घासों के मैदान हैं जो उनसे आपको उन्होंने पंपास बताया आपको अर्जेंटीना में, यही सबसे प्रमुख तीनों हैं, पंपास अर्जेंटीना, लानोस वेनेजुएला, कंपोज ब्राज़ील। तो ये दक्षिण अमेरिका के बारे में सब कुछ लगभग कवर सा हो गया। उसके बाद एक प्रश्न और पूछ जाता है, विश्व में सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो अर्जेंटीना वाला जो पार्ट है, अर्जेंटीना जो देश है इसका, ये कहाँ का? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। विश्व में सबसे ज़्यादा यानी मांस का उत्पादन जो करता है उनमें से एक देश है, कौन सा? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ये हो गया विश्व में सबसे ज़्यादा यानी मांस का उत्पादन करने वाला। और उसके बाद ये पार्ट यहीं पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पार्ट ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लस हमारे यानी कि जो पास में बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। और इस महाद्वीप से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार यानी कि रिविज़न करें, याद करें और इसको बार बार दोहराएं अपने इसके लिए, जिससे कि आपके आने वाले भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम जो है उसमें आपके यानी कि प्रश्नों को यानी कठिन से आप सरल की तरफ ले जा सकें। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।